देखिए, खेत कितना अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद मन को थोड़ा सुकून मिला है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाई। लगता है इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। शायद अब हमारी भी जिंदगी में अच्छे दिन आएंगे। लंबे समय बाद दोनों की आंखों में उजाला लौटा था। उन्हें सच में लगने लगा था कि अब शायद उनकी तकदीर बदलने वाली है। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। कड़ाके की ठंड के बीच अचानक आसमान में काली घटाएं गिर आईं। तेज बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ठंड के साथ हुई उस बेरहम बरसात ने पूरी फसल को रौंद दिया। जो फसल कुछ घंटे पहले सोने की तरह चमक रही थी, वो चंद पलों में कीचड़ और टूटे तिनकों में बदल गई। हरिराम भीगी मिट्टी में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें खेत पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग सुन्न हो चुका था। घर लौटकर उसने सरस्वती को सब बता दिया। दोनों चुपचाप बैठे रहे, जैसे बारिश उनकी उम्मीदों को भी अपने साथ बहा ले गई हो। सब खत्म हो गया। मेरी सारी मेहनत, सब बह गया। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं बचा। समझ नहीं आता आगे क्या होगा। आप मन छोटा मत कीजिए। मेहनत में कोई कमी नहीं थी। जो हुआ वो हमारे बस में नहीं था। रात धीरे धीरे धनपुर गांव पर उतर आई थी। चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवा झोपड़ियों के बीच से सीटी बजाती हुई गुजर रही थी, मानो हर गरीब के दुखों को आवाज दे रही हो। हरिराम और सरस्वती ने जैसे तैसे घर में बचा हुआ थोड़ा सा खाना खाया। न स्वाद था न भूख, बस पेट भरने की मजबूरी थी। गुड़िया कब सो गई उन्हें पता ही नहीं चला, लेकिन हरिराम की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो बार बार करवट बदल रहा था, कभी छत को घूरता, कभी दीवारों को। हर सांस के साथ फसल की बर्बादी, कर्ज का डर और परिवार की चिंता उसके सीने को और भारी कर रही थी। सब कुछ खत्म हो गया। खेत भी गया, फसल भी गई। अब घर कैसे चलेगा? उसके दिमाग में सवालों की भीड़ थी। सरस्वती, गुड़िया, इन दोनों की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। अगर मैं ही टूट गया तो ये दोनों किसके सहारे रहेंगी? सोचते सोचते कब रात बीत गई हरिराम को पता भी नहीं चला। सुबह होते ही वह भारी मन से उठ खड़ा हुआ और मजबूरी में गांव के सेठ के पास पहुंच गया। हालांकि वह जानता था कि सेठ लालचंद एक बड़ा ठग है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं बचा था। सेठ जी, बहुत मजबूरी में आपके पास आया हूँ। फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। घर में खाने तक की परेशानी हो रही है। बस अगर कुछ पैसों की मदद मिल जाए तो हालात कुछ संभल सकते हैं। अरे हरिराम, इतनी चिंता क्यों करते हो? दुख सुख तो जीवन में आते जाते ही रहते हैं। आज अगर बुरा वक्त है तो कल अच्छा भी आएगा, और जब जरूरत पड़ने पर सेठ काम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हूं ना, मदद तो कर दूंगा, लेकिन समझते हो, मेरा भी तो हिसाब किताब चलता है। पैसा कोई हवा में उड़ाने की चीज नहीं है। नियम के मुताबिक 25% ब्याज लगेगा। सेठ जी, इतना ज्यादा ब्याज? मेरी हालत आप जानते ही हैं। अगर थोड़ा कम हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे पास अब और कोई सहारा भी नहीं बचा। इसे ज्यादा मत समझो। तुम मेहनती किसान हो। खेत फिर लहलाएगा, ब्याज अपने आप निकल आएगा। तो फिर देर किस बात की? आज पैसा ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। हरिराम मजबूरी में सेठ की शर्तें सुनता रहा। वह जानता था कि ब्याज बहुत भारी है, फिर भी हालात ने उसे इतना दबा दिया था कि वह 25% ब्याज पर कर्ज लेने के लिए तैयार हो गया। कितना मीठा बोल रहा था वो सेठ। अंदर से पूरा ठग है। 25% ब्याज खून चूसने से भी ज्यादा है। मेरी मजबूरी का फायदा उठाया उसने। वो जानता था कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, लेकिन याद रखना लालचंद सेठ, आज मजबूरी है। एक दिन मेहनत से ये कर्ज उतारूंगा और फिर तेरे सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। भगवान, बस ताकत देना। गुस्सा तो बहुत है, पर घर के लिए सब सहना पड़ रहा है। सेठ लालचंद से कर्ज लेकर हरिराम चुपचाप घर लौट आया था। पैर भारी थे, लेकिन मन में एक ही बात लगातार गूंज रही थी, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं बचा है। उसने सरस्वती को ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा, कर्ज ले लिया है,
अब मेहनत 2 गुनी नहीं, शायद उससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी। सरस्वती ने कुछ नहीं पूछा। वो समझ चुकी थी कि इस समय सवाल पूछना नहीं बल्कि साथ खड़े रहना ज्यादा जरूरी है। उसने चुपचाप हरीराम की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर भी था और जिम्मेदारी का बोझ भी। अगले ही दिन हरीराम सुबह सुबह ठंडी हवा को चीरता हुआ खेत की ओर निकल पड़ा। हाथों में नए बीज थे और दिल में डर और उम्मीद, दोनों एक साथ। कुछ ही दिनों बाद हल्की बारिश हुई, न ज्यादा न कम, बस उतनी जितनी खेत को चाहिए थी। धीरे धीरे फसल उगने लगी। हरे हरे पौधों ने मिट्टी का सीना चीरकर बाहर झांकना शुरू कर दिया। हरीराम रोज खेत जाता, पौधों को देखता, जैसे कोई अपने बच्चों को निहारता हो। देखो सरस्वती, इस बार बीज अच्छे से जम गए हैं, पानी भी समय पर मिला है। दिल अब भी डरता है, लेकिन लगता है भगवान शायद इस बार हमारी सुन रहे हैं। हाँ, आज खेत को देखकर मन को बहुत शांति मिल रही है। इतने दिनों बाद दिल हल्का हुआ है। लगता है हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। डर तो अभी भी है, कर्ज सिर पर बैठा है, लेकिन इन पौधों को देखकर उम्मीद फिर जाग गई है। उम्मीद ही तो इंसान को जिंदा रखती है। आपने पूरे मन से मेहनत की है। भगवान सब देख रहा है। आज नहीं तो कल इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। दोनों देर तक खेत को देखते रहे। उनकी आंखों में फिर से सपने लौट आए थे, लेकिन खुशी फिर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। उसी रात आसमान अचानक गरज उठा, तेज हवाएं चलने लगी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पूरी रात पानी बिना रुके बरसता रहा। झोपड़ी के अंदर हरीराम करवटें बदलता रहा। ये बारिश कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है। अगर रात भर ऐसे ही बरसती रही तो खेत में पानी भर जाएगा। पिछली बार भी मौसम ने धोखा दिया था, इस बार भी वही डर मन में बैठ गया है। आप इतना परेशान मत होइए, अभी कुछ तय नहीं है। ईश्वर ने चाहा तो सब संभल जाएगा। बीती बातों को बार बार याद करके मन को और भारी मत कीजिए। बाहर बारिश और अंदर चिंता, दोनों साथ साथ चल रहे थे। चार 5 दिनों बाद जब ठंड के साथ जब बारिश थमी, हरीराम दौड़ता हुआ खेत पहुंचा। जो उसने देखा वो सहन करना मुश्किल था। पूरी फसल फिर से बर्बाद हो चुकी थी। हरीराम वही घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। भगवान, ये तूने क्या किया? सब खत्म हो गया। 4 दिन की बारिश मेरी सारी मेहनत बहा ले गई। जिस खेत को सपनों से सींचा था, जिसमें हर सांस डाल दी थी, वही आज उजड़ा पड़ा है। क्यों हर बार मेरे हिस्से में ही ऐसा आता है? कर्ज लिया, फिर उम्मीद की, और आज फिर खाली हाथ। उसकी आवाज टूट गई। अब घर कैसे चलेगा? सरस्वती और गुड़िया का पेट कैसे भरेगा? उनसे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं बची। आसमान की ओर देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। हे भगवान, अगर यही लिखा था मेरे नसीब में, तो फिर ये सपने मेरी आंखों में क्यों भरती है? क्यों हर बार उम्मीद की एक किरण दिखाकर उसे मुझसे छीन लेते हो? अब तो शरीर ही नहीं, मेरी आत्मा भी थक गई है। हिम्मत वो भी अब साथ छोड़ रही है भगवान। बर्बाद खेत से लौटने के बाद हरीराम जैसे भीतर से ही टूट चुका था। ठंड की काटती हुई हवाएं और लगातार चिंता का बोझ उसके शरीर पर भारी पड़ गया। उस रात उसका बदन तेज बुखार से तपने लगा। कभी ठंड से कांपता तो कभी पसीने से पूरी तरह भीग जाता। सरस्वती पूरी रात उसके पास बैठी रही। कभी उसके माथे पर हाथ रखती तो कभी गीले कपड़े से उसका बदन पोंछती। आप इस हालत में भी इतना सोच क्यों रहे हैं? अपनी तबीयत की जरा भी परवाह नहीं है आपको। फसल चली गई तो चली गई, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो ये घर, ये गुड़िया, सब कैसे संभलेगा? मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कुछ ना सोचूं, लेकिन यह दिमाग मानता ही नहीं। खेत उजड़ चुका है, कर्ज सिर पर बैठा है, और अब मैं खुद काम करने लायक भी नहीं बचा हूं। तुम और गुड़िया, अगर मैं ही कमजोर पड़ गया
तो तुम दोनों किसके सहारे रहोगे? सरस्वती की आंखों में आंसू भर आए। एक पल के लिए उसकी पलकें थरथरा गई, गला भर आया और दिल भीतर ही भीतर टूटने लगा। लेकिन उसने खुद को संभाल लिया, आंसुओं को पलकों के पीछे रोका, गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर मजबूती ओढ़ ली, क्योंकि वह जानती थी अगर इस वक्त वह टूट गई तो इस घर को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा। अब बस बहुत हो गया, जो होना था वो हो चुका। अब आप खुद को और मत तोड़िए। अब आप कुछ नहीं सोचेंगे, ना खेत के बारे में ना कर्ज के बारे में। आप बस आराम करेंगे। काम धंधा घर सब मैं संभाल लूंगी। आप बस लेटे रहिए, अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। पहले आपकी सेहत ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आपके बिना ये घर अधूरा है। आपकी जिंदगी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हरिराम कुछ बोल नहीं पाया, शब्द गले में अटक गए और आवाज साथ छोड़ दी। उसकी आंखों से बस एक आंसू चुपचाप बह निकला, ना कोई सिसकी ना कोई आवाज। वो आंसू उसके दर्द, उसकी बेबसी और सरस्वती की मजबूती, सब कुछ खामोशी से सह गया। अगली सुबह सरस्वती ठंड से कांपती हुई झोपड़ी से बाहर निकली। पैरों के नीचे जमी हुई ठंड जैसे बदन तक चढ़ती जा रही हो। हवा में बर्फ जैसी चुभन थी जो चेहरे और हाथों को काट रही थी। लेकिन उस ठंड से भी ज्यादा उसके दिल में डर बैठा हुआ था। उसे अच्छी तरह पता था कि अब गांव में काम के नाम पर बस एक ही दरवाजा बचा है, सेठ लालचंद का दरवाजा। वही दरवाजा जो मदद भी देता था और मजबूरी का पूरा फायदा भी उठाता था। काफी देर तक वह उस दरवाजे के सामने खड़ी रही, हिम्मत जुटाती रही, अपने मन को समझाती रही। फिर गहरी सांस लेकर उसने कदम आगे बढ़ाए और धीरे धीरे अंदर पहुंच गई। सेठ जी, मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। अगर कोई काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। बस इतना मिल जाए कि घर का खर्च और दवा चल सके। सेठ लालचंद कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बनावटी हमदर्दी के साथ बोला, अरे बहुत दुख की बात है। ऐसे बुरे समय में अगर मदद ना करूं तो फिर सेठ कहलाने का क्या मतलब। काम तो है लेकिन मेहनत वाला है। सोच लो, ये काम हर किसी के बस का नहीं होता। मेहनत से मुझे कोई डर नहीं है सेठ जी। हाथ पांव चल सकते हैं तो काम भी हो जाएगा। बस पेट भरने का कोई रास्ता मिल जाए, इतना मिल जाए कि घर का चूल्हा जलता रहे। सेठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें आलू दूंगा, उन्हें बाजार में बेच देना। आजकल आलू के अच्छे दाम मिल रहे हैं। और हाँ, जो भी मुनाफा होगा उसमें से थोड़ा हिस्सा मेरा रहेगा। आखिर माल मेरा है, व्यवस्था मेरी है। फिर आंखें हल्के से सिकोड़ते हुए, जैसे दिमाग में कोई नई चाल पक रही हो और हर शब्द सोच समझकर तौला जा रहा हो। ठीक है सेठ जी, आपने मदद का हाथ बढ़ाया, यही बहुत है। ईश्वर आपका भला करे। दोपहर तक सेठ के आदमी आलू की बोरियां सरस्वती के घर छोड़ गए। भारी बोरियों की आवाज से झोपड़ी का सन्नाटा टूट गया। जैसे ही उसने पहली बोरी खोली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बोरी के भीतर झांकते ही उसकी सांस अटक गई। ज्यादातर आलू पूरी तरह सड़े हुए थे, जिनसे तेज बदबू उठ रही थी। हे भगवान, ये कैसे आलू हैं? इनमें से तो ज्यादातर पूरी तरह सड़े हुए हैं। सेठ जी ने तो कहा था कि माल ठीक है। अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें बेचने निकलूं तो लोग क्या कहेंगे? सबके सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अंदर से हरिराम की आवाज आई, मैं पहले ही समझ गया था सरस्वती, वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है। देख लिया ना कैसे मजबूरी का पूरा फायदा उठाया उसने। मीठी बातों में फंसाया और बदले में ये सड़े आलू। सरस्वती चुपचाप बोरियों की ओर देखती रही। नजरें उन सड़ी बोरियों पर टिकी थी और मन में हजारों सवाल उलझे हुए थे। उस खामोशी में उसकी बेबसी, उसका दर्द और आगे की अनजानी चिंता सब कुछ छुपा हुआ था। दिल बहुत जल रहा है, पर गुस्सा करके आखिर क्या होगा? कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, वरना ये घर, ये चूल्हा, ये जिंदगी कैसे चलेगी? ठंडी हवा के बीच सरस्वती सरे आलूओं से भरी बोरियों के पास
खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखें आलुओं को देख रही थी, लेकिन दिमाग में सैकड़ों सवाल एक साथ घूम रहे थे। झोपड़ी के भीतर ठंड घुस आई थी और घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। उसी खामोशी को एक मासूम आवाज ने तोड़ दिया। तभी गुड़िया आकर बोलती है, अम्मा, आज समोसे बना दो ना। समोसे? अचानक समोसे क्यों? बाहर बहुत ठंड है अम्मा, गरम गरम समोसे खाएंगे तो हाथ भी गर्म होंगे और पेट भी भर जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है, कल से ठीक से कुछ खाया भी नहीं, प्लीज बना दो ना। बिटिया, अगर घर में सब ठीक होता तो मैं तुम्हें हर रोज समोसे बनाकर खिलाती, लेकिन देख रही हो ना आज हमारे हालात कैसे हो गए हैं। दिल तो बहुत करता है, पर मजबूरी माँ को भी रोक लेती है। अम्मा, आप तो हमेशा कहती हो कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल ही आता है। फिर आज आपकी आंखों में इतनी बेबसी क्यों है? क्या इस बार वो रास्ता भी हमसे रूठ गया है? यही बात सरस्वती के दिल में कहीं बहुत गहराई तक उतर गई। एक पल के लिए उसकी सारी थकान, सारी बेचैनी जैसे थम सी गई। उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी उसके मन में धीरे धीरे जलने लगी। सरस्वती की नजर फिर से आलूओं पर गई, जैसे उन सड़े हुए आलूओं में भी उसे अब किसी नए रास्ते की झलक दिखाई दे रही हो। सब आलू तो खराब नहीं हो सकते, हर बोरी में कुछ अच्छे जरूर छिपे होंगे। अगर मैं ध्यान से एक एक आलू छाटूं तो शायद काम चलाने लायक कुछ तो मिल ही जाएंगे। हालात चाहे जैसे भी हों, कोशिश करना छोड़ दूं ऐसा मैं नहीं कर सकती। अगर इन थोड़े से अच्छे आलूओं से गरम गरम समोसे बना लिए जाएं, तो शायद किस्मत थोड़ा साथ दे दे। एक पल रुककर धीमी आवाज में, अगर बाजार में ले जाकर बेच पाए तो हो सकता है 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए और आज की रात भूखे पेट ना कटे। घर की हालत, हरिराम की बीमारी और ठंड सब एक साथ उसके सामने खड़े थे। सरस्वती ने चूल्हा जलाया, कढ़ाई में तेल गरम किया। समोसे बनाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, ठंड से भी और इस डर से भी कि ये कोशिश सफल होगी या नहीं। लेकिन दिल में एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। हे भगवान, आज मेरी इज्जत, मेरी मेहनत और मेरे परिवार की उम्मीद सब इसी कढ़ाई में है। ठंड से भरी उस झोपड़ी में पहली बार सुकून की गर्माहट फैली। गुड़िया की आंखें अचानक चमक उठी, जैसे भूख ही नहीं उम्मीद भी जाग गई हो। अम्मा, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। सरस्वती की आंखों में हल्की सी चमक आई। ठंड में सरस्वती टोकरी उठाकर बाजार पहुंच गई। हाथ सुन्न पड़ रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर आज कुछ भी नहीं बिका तो समझ नहीं आता घर का चूल्हा कैसे जलेगा, कल की रोटी कहाँ से आएगी और बच्चों की भूख कैसे शांत होगी। उसने सड़क के कोने में एक छोटी सी जगह ली और समोसे सजाकर बैठ गई। कुछ ही देर में गरम समोसों की खुशबू हवा में फैलने लगी। राह चलते लोग अनजाने में मुड़कर देखने लगे। तभी एक आदमी रुक गया। बहन, समोसे कितने के हैं? जितना ठीक समझे दे दीजिए, अभी अभी कढ़ाई से निकले हैं, समोसे गरम हैं, हाथ भी सेक जाएंगे। आदमी ने एक समोसा लिया, खाया और मुस्कुरा दिया। बहुत स्वाद है, गरम गरम समोसा, बिल्कुल घर जैसा। एक और दे दो बहन, आज दिल ही नहीं भर रहा। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। ठिठुरती ठंड में गरम समोसे लोगों को भा गए। सरस्वती की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। दूर खड़ा लालचंद सेठ यह सब देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो जानबूझकर सड़े आलू दिए थे। सोचा था हाथ खड़े कर देगी, लेकिन ये तो उसी खराब माल से कमाई कर रही है। अजीब बात है, कल तक जो औरत मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी, आज उसी की बाजार में चल रही है। मैंने तो जानबूझकर सड़े आलू दिए थे, सोचा था 2 दिन में हार मान लेगी। लेकिन ये तो उसी खराब माल से रास्ता निकाल लाई। जिसे दबा कर रखना चाहिए था, वही अब सिर उठाने लगी है। अगर अभी नहीं रोका तो कल ये मेरी पकड़ से पूरी तरह निकल जाएगी। सेठ के भीतर धीरे धीरे जलन की आग जलने लगी।
इधर सरस्वती की कमाई दिन ब दिन बढ़ने लगी थी। एक शाम वह अकेली बैठी आलूओं की बोरियों को देख रही थी। अब घर का खर्च थोड़ा संभलने लगा है, कर्ज भी धीरे धीरे उतारा जा सकता है। इन्हें यूं ही फेंक देना, क्या ये ठीक है? पैसा यूं ही बर्बाद हो जाएगा। उसके मन में एक ख्याल धीरे धीरे जगह बनाने लगा। उसी समय हरीराम बाहर से अंदर आया। उसने सरस्वती को आलूओं को छांटते देखा तो हरीराम कहता है, ये सारे आलू अब भी रखे हुए हैं, इन्हें अलग क्यों नहीं कर देती? जब रोज समोसे बिक रहे हैं तो इस खराब माल को संभाल कर रखने की क्या जरूरत है? सब पूरी तरह खराब नहीं है, बस थोड़ा सा ही हिस्सा खराब है, बाकी आलू तो ठीक ही हैं। अगर अच्छे आलूओं में थोड़े से मिला दिए जाएं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हरीराम चौंक गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और चिंता दोनों उतर आए। नहीं सरस्वती, ये ठीक नहीं है। उसकी आवाज भारी हो गई, जैसे शब्द सीधे दिल से निकल रहे हों। हम खुद ठगी का शिकार हुए हैं, हमने अपमान झेला है, दर्द सहा है। अब वही गलती दूसरों के साथ करना हमें शोभा नहीं देता। अगर किसी को पता चल गया तो बदनामी होगी, और बदनामी गरीब के लिए सबसे बड़ा जहर होती है, जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देती है। सरस्वती कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं भी ये सब ठीक नहीं मानती, लेकिन हालात इतने आसान भी नहीं हैं। घर चल रहा है, दवा चल रही है, अगर थोड़े से खराब आलू मिल भी गए तो क्या फर्क पड़ता है? समोसे में गरम मसाले पड़ते हैं, स्वाद दब जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हरीराम की नजर झुक गई, जैसे शब्द खत्म हो गए हों और मन में डर और असहायता एक साथ उतर आई हो। मुझे डर है कि ये रास्ता हमें फिर मुसीबत में न डाल दे। ये लालच नहीं, मजबूरी है। जब हालात सुधर जाएंगे तो सब ठीक कर लेंगे। यहीं पर सरस्वती ने पहली बार अपने मन को गलत फैसले के लिए मना लिया। कुछ ही दिनों में सरस्वती ने मेहनत से कमाए पैसों से सेठ लालचंद का पूरा कर्ज चुका दिया। हरीराम की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। उसके चेहरे पर लौटी मुस्कान सबको राहत देती थी। बाहर से देखने पर सब ठीक लग रहा था, घर में सुकून की आहट थी, लेकिन भीतर ही भीतर सरस्वती का मन बेचैन रहने लगा था। रात की खामोशी में वही सवाल बार बार उसके सामने आ खड़ा होता, और उधर सेठ लालचंद अब और भी खतरनाक योजना बनाने में जुट चुका था। सेठ लालचंद के भीतर जलन अब नफरत में बदल चुकी थी। उसे ये बात कभी हजम नहीं हुई कि जिन लोगों को उसने मजबूरी में दबाकर रखा था, वे आज उसके सामने सिर उठाकर खड़े हो सकें। एक ठंडी शाम वह गुस्से से भरा हुआ गांव के कुछ आदमियों को साथ लेकर हरीराम की झोपड़ी की ओर बढ़ा। झोपड़ी के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। सरस्वती सन्न रह गई। अब बहुत हो गया, आज सच्चाई सामने आनी ही चाहिए। ये औरत सड़े हुए आलूओं से समोसे बनाकर लोगों को खिला रही है, इसी तरह कमाई कर रही है और पूरे गांव का नाम खराब कर रही है। सेठ जी, ये सरासर झूठ है। मैं जो समोसे बनाती हूँ उनमें हमेशा अच्छे आलू ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन किसी की सेहत से खेलने का पाप मैं कभी नहीं कर सकती। मेरे लिए रोटी जरूरी है, पर इज्जत उससे भी बड़ी। मैं मेहनत और ईमानदारी से कमाई कर सकती हूँ। हर बढ़ती कमाई के पीछे गलत काम हो ये जरूरी नहीं। अगर सच में सब कुछ इतना साफ है तो बताओ, इतनी जल्दी कमाई कैसे बढ़ गई? सोचो जरा, कल तक जिसके घर में 2 वक्त की रोटी तक मुश्किल से जुटती थी, आज उसी की बाजार में इतनी धाक कैसे जम गई? लोग लाइन लगाकर उससे सामान खरीद रहे हैं और पैसे हाथों हाथ उसके पास पहुंच रहे हैं। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। जरूर कहीं कोई न कोई गड़बड़ छुपी है, और जहां गड़बड़ की बू आती है वहां जांच तो होनी ही चाहिए। गांव का एक आदमी सामने आता है और बोलता है, अगर शक है तो जांच कर लो, बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं। हाँ, बोरिया खोल कर देख लो। मुझे किसी भी जात से डर नहीं है।
क्योंकि मैं जानती हूँ सच को कितनी भी देर तक दबाया जाए वो देर सवेर खुद रास्ता बनाकर बाहर आ ही जाता है। गांव का एक आदमी अंदर गया और बोरियां खोलकर देखी तो उनमें सिर्फ अच्छे आलू मिले। यह देखकर लोग समझ गए कि सरस्वती पर लगाया आरोप गलत था और सब उसके पक्ष में बोलने लगे। इन बोरियों में सारे आलू अच्छे हैं। मैंने खुद एक एक आलू ध्यान से देखा है। यहाँ कोई सड़ा दला माल नहीं, ना ही किसी तरह की मिलावट। जो भी है साफ है, ठीक है और बेचने लायक है। सेठ जी, अब तो साफ दिख रहा है कि इल्जाम गलत था। आपने ही पहले सड़े आलू दिए थे और अब उसी का दोष इस औरत पे डाल रहे हैं। सेठ लालचंद का चेहरा उतर गया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। लोग धीरे धीरे सरस्वती के पक्ष में बोलने लगे। मेहनत करके अगर कोई आगे बढ़े तो जलन करना ठीक नहीं। गरीब की इज्जत सबसे कीमती होती है। गांव वाले वहां से चले गए, लेकिन सरस्वती भीतर ही भीतर बहुत शर्मिंदा थी। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसे अपनी गलती का एहसास और गहरा होता जा रहा था। उसे समझ आ गया था, चाहे मजबूरी कितनी ही बड़े क्यों ना हो, खराब आलू से समोसा बनाना सही नहीं था। आज जो हुआ, आज उससे मन बहुत भारी हो गया है। आरोप भले झूठा साबित हो गया, लेकिन मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे। मैंने पहले ही रोका था, पर हालत ऐसी थी कि हम बह गए। आप ठीक कह रहे हैं। आज भीतर से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मजबूरी में लिया गया गलत फैसला भी आखिरकार गलत फैसला भी ही होता है। आज ठंड में खड़े होकर मन ही मन ठान लिया है, अब चाहे कितनी भी तंगी क्यों ना आए, मैं सिर्फ अच्छे आलू से ही समोसे बनाऊंगी और ईमानदारी से काम करूंगी। बस आप मेरा साथ बनाए रखें, मिलकर हर मुश्किल पर कर लेंगे। अब आगे ऐसे नहीं होना चाहिए। यही सही रास्ता है। सच्चाई के साथ चलेंगे तो देर सही भगवान भी साथ देगा। उसी ठिठुरती शाम अब मन ही मन फैसला किया कि अब अच्छे आलू से ही समोसे बनाएगी और ईमानदारी से कमाई करेगी। चाहे ठंड हो या तंगी, सही रास्ता अपनाएगी। और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हॉलीडे टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।